ये ऋषभ की हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह की बात करने की? क्या ये हमारे बीच की बिजनेस पार्टनरशिप को भूल गया? मिस्टर मल्होत्रा के कारण मैं चुप रहा, वरना। गुस्से में ये सब खुद से बढ़ते हुए मिस्टर महाजन ने जोर से अपनी टेबल पर हाथ पटका। अपने ऑफिस की केबिन में बैठे बैठे मिस्टर महाजन के दिमाग में ऋषभ के सवाल गूंज रहे थे। तभी उन्होंने खुद से कहा, ऋषभ मुझे और मोहिनी को टारगेट क्यों कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस सब के पीछे मोहिनी का हाथ? ये सब खुद से कहते कहते वो रुक गए और उन्होंने तुरंत अपना फोन निकाला और अपनी पत्नी मोहिनी को कॉल किया और पूछा, भानगढ़ गेस्ट हाउस सांभा, क्या इन सब के बारे में तुम जानती हो? अपने पति ऋषि महाजन की बातें सुनकर मोहिनी तुरंत ही घबरा गई। कुछ पलों के लिए जैसे उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। यहाँ मिस्टर ऋषि महाजन कॉल पर उससे पूछे जा रहे थे, हेलो मोहिनी, तुम सुन भी रही हो मेरी बात? मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ? तभी मोहिनी ने अपने होश में आते हुए हड़बड़ाकर मिस्टर महाजन से कहा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो मोहिनी, तुम्हें मेरे सामने नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, मिस्टर महाजन ने मोहिनी से कहा। मैं आपसे बोल रही हूँ ना, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। मोहिनी ने बेवकूफ होने का नाटक करते मिस्टर महाजन से कहा, मैं जानता हूँ पिछले कुछ महीनों में हमारी बेटी माया के साथ जो भी इंसिडेंट हुए उस सब के लिए वो जानवी जिम्मेदार है और इसीलिए तुम अपनी बेटी का बदला उस जानवी से लेना चाहती थी। जो भी करना था कम से कम सोच समझकर शार्पली करती ताकि किसी को भनक भी ना लगती। मिस्टर महाजन ने अपनी आवाज को थोड़ा जोर देते हुए मोहिनी से कहा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? किसे क्या पता चल गया? मोहिनी ने थोड़ा चौंकते हुए मिस्टर महाजन से पूछा, और कौन हो सकता है? ऋषभ, मिस्टर महाजन ने मोहिनी से कहा। आखिरकार मोहिनी ने मिस्टर महाजन को सब सच बताना शुरू कर दिया। आप टेंशन मत लो, मैंने जो भी किया है बहुत दिमाग से किया है, और वैसे भी जो कुछ भी हुआ वो मैंने खुद नहीं किया, बल्कि मैंने इसके लिए किसी और का इस्तेमाल किया है। मिस्टर महाजन ने कुछ पल रुकते हुए मोहिनी से कहा, कौन है वो? आपको इस बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वैसे भी वो आदमी इन सब मामलों में बहुत ही शातिर है। मोहिनी ने बात को घुमाते हुए मिस्टर महाजन से कहा, अगर वो अपने काम में इतना ही शातिर होता तो ऋषभ इस तरह मुझे मेरे ही ऑफिस में वार्न करने नहीं आया होता, मिस्टर महाजन ने चिढ़ते हुए मोहिनी से कहा। मोहिनी ने कुछ देर सोचा और फिर मिस्टर महाजन से कहा, उसे कोई सबूत नहीं मिला होगा, वो जानबूझकर अपने शक के बेसिस पर आपके पास आया था। आप बस उसकी बातों पर कुछ भी रिएक्ट मत करना और उससे ऐसे ट्रीट करना कि हमें इस मैटर से कोई भी लेना देना नहीं है। बस हमें अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करनी है और अलर्ट रहना है। बाकी आप घबराइए मत, मैं सब संभाल लूंगी। देखो, बस इस बात का ध्यान रखना इससे हमारा फैमिली बिजनेस पर अफेक्ट ना हो। मिस्टर महाजन ने गहरी सांस छोड़ते हुए फोन पर अपनी पत्नी मोहिनी से ये कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ जब ऋषभ ने मिस्टर महाजन के ऑफिस से बाहर निकलते ही अपनी जेब से फोन निकाला और अपने असिस्टेंट राज को कॉल किया और पूछा, माया और कितने दिन हिरासत में रहेगी? मेरी वहाँ के चीफ ऑफिसर से बात हुई, उन्होंने कहा कि वो उसे ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 दिन और हिरासत में रख सकते हैं। वैसे सुना है महाजन फैमिली ने किसी को देख लिया है, वो कुछ पैसे देकर जमानत पर उसे छुड़ा सकते हैं। वैसे हमारे इंस्ट्रक्शन के कारण ही अभी तक हिरासत में ही है। राज ने ऋषभ से कहा। हाँ, ऋषभ ने बहुत ही ठंडी आवाज में राज से कहा। कुछ पल रुकते हुए उसने अपने मैनेजर को ऑर्डर देते हुए कहा, एक काम करो, तुम किन्हीं 2 लोकल ऐसे आदमियों को ढूंढो जो शार्पली मिसेस मोहिनी पर नजर रख सके और उनकी हर एक हरकत की खबर हमें दे। सर, क्या आपको मिसेस महाजन पर? राज चौंकते हुए ऋषभ से ये कह ही रहा था, तभी ऋषभ ने उसे बीच में ही इंटरप्ट करते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि मिस्टर और मिसेस महाजन के अलावा कोई और ये कर भी सकता है, इसलिए पहले मैं उन्हें सबक सिखाना चाहता हूँ। ठीक है सर, मैं जल्द से जल्द ही किसी को ये काम करने के लिए ढूंढता हूँ, राज ने ऋषभ से कहा। ऋषभ ने अपनी आवाज को जोर देते हुए राज से कहा, ध्यान रखना, किसी को भी हम पर जरा भी शक नहीं होना चाहिए, इसलिए जो भी करना बहुत ही स्मार्टली करना। अपने असिस्टेंट राज से ये कहकर ऋषभ ने कॉल रख दिया। 3 दिन बाद रात के करीब 8 बज रहे थे। मोहिनी चुपचाप बिना किसी को इन्फॉर्म किए घर से निकलकर अपनी कार में बैठी और उसने तेजी से कार ड्राइव करते हुए शहर के आउटसाइड बनी बिल्डिंग के पास कार रोक ली।
कार को रोककर आजू बाजू नजरें फेरते हुए वो जल्दी से कार की पिछली सीट पर आई। उसने अपने बैग से एक रेड जैकेट निकाली और उसे पहन लिया। अपने बालों को लपेटते हुए उसने जूड़ा बना लिया और उसके बाद एक ब्लैक रंग का चश्मा निकाला और उसे भी पहन लिया। अपनी सैंडल चेंज करके जूते पहने और आखिर में उसने अपने बैग से मिरर निकाला और उसमें अपना चेहरा देखते हुए खुद से कहा, अब ठीक है सब मोहिनी, अब तुझे कोई भी नहीं पहचान पाएगा। खुद से ये कहते हुए उसने दरवाजा खोला और कार से बाहर निकली। उसने अपनी कार को इस तरह पार्क किया कि कोई उसकी लाइसेंस प्लेट के थ्रू उसकी कार को पहचान ही ना सके। सब कुछ बड़े ही स्मार्टली करने के बाद वो अपार्टमेंट्स की तरफ चली गई। बिल्डिंग नंबर 2, 22वीं मंजिल और कमरा नंबर 202 पर आई। उसने यहाँ वहां नजरें घुमाते हुए अपने बैग से चाबी निकाली, दरवाजा खोला और अंदर चली गई। ये घर उसने अपनी माँ के नाम पर खरीदा था, जो काफी समय से खाली पड़ा हुआ था। वो कभी कभार ही यहाँ आया करती थी। उस घर के बड़े से हॉल में ज्यादा कोई भी फर्नीचर नहीं था, एक पुराने सोफे को छोड़कर। उसने चुपचाप अपने जूते उतारे और सोफे पर जाकर बैठ गई और पर्स से अपना मोबाइल निकालकर एक नंबर पर कॉल करते हुए कहा, कहाँ हो तुम और कितना टाइम लगेगा तुम्हें यहाँ आने में? बस 5 मिनट और, मैं बस पहुंच ही गया। किसी ने सामने से कॉल पर मोहिनी से ये कहते हुए फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। ये सुनकर मोहिनी ने जल्दी से अपने बैग से लिपस्टिक और मिरर निकाला और अपने मेकअप को टचअप दिया। कुछ ही देर में किसी के दरवाजे खटखटाने की आहट हुई। उसने जल्दी से मिरर अपने बैग में रखा और अपने बालों को खोला और अपनी पतली कमर लहराते हुए बोल्ड अंदाज में डोर ओपन करने चली गई। मोहिनी ने खुद को इतना मेंटेन करके रखा था कि कोई भी उसे देखकर ये नहीं कह सकता था कि वो 40+ की लेडी है। जैसे दरवाजा खुला, बाहर लगभग 30 साल का एक आदमी गहरे नीले कैजुअल कपड़े पहने, चेहरे पर मास्क लगाए हुए खड़ा था। वो आदमी अंदर आया, अपना मास्क उतारा और मुस्कुराते हुए शरारती भरी नजरों से मोहिनी की तरफ देखा। मोहिनी ने उसे देखते हुए कहा, कब से तुम्हारा वेट कर रही थी माय डियर सुमित। यह आदमी था सुमित मेहरा, जिसके साथ मोहिनी के नाजायज संबंध थे। मोहिनी ने अपनी बाहों को आगे बढ़ाते हुए सुमित को अपनी ओर खींचा और उससे चिपकते हुए कहा, यू नो सुमित, शायद ऋषभ को मुझ पर और मिस्टर महाजन पर शक हो गया है। वो आज मिस्टर महाजन से मिलने ऑफिस गया और उन्हें धमकी देकर आया। बेबी, तुम सब कुछ अच्छे से संभाल रहे हो ना? मोहिनी ने सुमित से पूछा। सुमित ने दरवाजा बंद किया और उसके लिप्स पर किस करते हुए कहा, डोंट वरी माय जान, मैं सब अच्छे से हैंडल कर रहा हूँ, तुम इसकी बिल्कुल टेंशन मत लो। माया हिरासत से कब छूटेगी सुमित? तुम तो जानते हो ना, वो बचपन से ही कितनी जिद्दी है। उसने अपनी लाइफ में कभी प्रॉब्लम्स फेस नहीं की हैं। इतने दिनों से हिरासत में रहना, आई नो वो कितनी ज्यादा गुस्से और स्ट्रेस में होगी। मोहिनी ने सुमित से पूछा, Why are you worrying? मैं हूं ना जान, तुम बस पेशेंस रखो। सुमित मोहिनी से ये कहते हुए उसे बाहों में कस कर जगड़ते हुए उसकी गर्दन पर किस करने लगा। मोहिनी ने उसका हाथ पकड़ा और गुस्से में उससे कहा, पेशेंस माय फॉल्ट, शी इज माय डॉटर सुमित, मैं जल्दी कैसे ना करूं? मैं बहुत टाइम से ऐसे शख्स को ढूंढ रहा हूं जो माया को हिरासत से बाहर निकाल सके, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। बस कुछ समय और, मैं जल्दी ही उसे वहां से छुड़ा लाऊंगा। तुम टेंशन मत करो, वो सिर्फ कस्टडी में है। बस तुम ऐसे हाइपर होकर अपनी, मेरी और माया की परेशानी को मत बढ़ाओ। सुमित ने मोहिनी से कहा, माया को जल्दी से जल्दी छुड़ाने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी सुमित। मोहिनी ने सुमित से कहा, हाँ बिल्कुल, भले वो रिश्ते में मेरी कुछ भी नहीं लगती, लेकिन डार्लिंग, मगर तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करूंगा। मोहिनी से ये कहते हुए सुमित ने उसकी जैकेट के अंदर हाथ डालते हुए उसकी कमर में हल्के से चुटकी काटी। मोहिनी ने शरारती भरे अंदाज में उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आराम से बेबी, यू नो ना मेरी स्किन कितनी नाजुक है। सुमित ने उसके लिप्स पर किस करते हुए
ले जाकर सोफे पर लिटा दिया। सोफे पर कुछ रंग बिरंगे तकिए बेतरतीब ढंग से रखे हुए थे। सुमित ने उसकी रेड विंड ब्रेकर जैकेट को हटा दिया। मोहिनी सुमित की बाहों में लिपटी हुई थी। उसका चेहरा लाल था और पूछा, क्या तुम्हारा पति भी तुम्हें इतना ही प्यार कर पाता है जितना मैं? मोहिनी ने उस पर नजरें घुमाई और उससे कहा, तुम्हारे साथ जो मजा है उस बुढ़े में कहा। तुम उससे पूरे 15 साल छोटे हो। अच्छा ऐसा क्या? तुम जैसी हॉट एंड सेक्सी औरत को मुझ जैसा हॉट एंड कूल लड़का ही सेटिस्फाई कर सकता है मेरी जान, और मैं तुम्हें इसी तरह आगे भी सेटिस्फाई करता रहूंगा। ये कहते हुए वो उसकी गर्दन की ओर झुका और उसे बेतहाशा चूमने लगा। मोहिनी ने सुमित को अपने हाथों से धक्का दिया और शरारती भरे अंदाज से कहा, तुम बहुत नॉटी हो। तुम बताओ कौन तुम्हें ज्यादा खुश रखता है, मैं या तुम्हारी पत्नी? बेशक तुम। मेरी पत्नी तो मेरी बाकी जरूरतें पूरी करने के लिए, मेरी असली जरूरत तो तुम पूरी करती हो, सुमित ने मोहिनी से शरारत भरे अंदाज में कहा। ये सुनकर मोहिनी ने अपनी भौहें हल्के ढंग से उठाई और कहा, अच्छा तो इसका मतलब तुम सिर्फ इस मजे के लिए ही मेरे साथ हो? सुमित ने तिरछी निगाहों से उसे देखकर मुस्कुराते हुए उससे कहा, तुम तो एक चालाक लोमड़ी हो जो अपनी बातों और अपनी नशीली आंखों से किसी को भी दीवाना बना ले। मोहिनी ने अपनी भौहें उठाई और उसकी गर्दन पर काटने के लिए अपना मुंह आगे बढ़ाया। सुमित ने दाएं बाएं चकमा दिया और मुस्कुराते हुए उसका हाथ जोर से पकड़ लिया और कहा, अरे मुझे काटने क्यों दौड़ रही हो? मैं तो तुम्हारी तारीफ ही कर रहा था। अच्छा तो फिर ठीक है। ये कहते हुए मोहिनी ने उसकी ओर अपनी आंखें घुमाई और दोनों सोफे पर लेटे हुए जोर जोर से हंसने लगे। अच्छा सुनो, अपने कपड़े पहनो और तुम अब जाओ, वरना अभी तुम्हारे उस सो कॉल्ड हस्बैंड के फोन पर फोन आने लगेंगे, सुमित ने हाफते हुए मोहिनी से कहा। मोहिनी के जाने के बाद उसने पहले आधे घंटे तक वहां आराम किया। सुमित से मिलने के बाद मोहिनी सीधे घर नहीं गई, बल्कि उस ब्यूटी पार्लर गई जहां वो अक्सर फेशियल ट्रीटमेंट और बॉडी मसाज के लिए जाती थी। ब्यूटी पार्लर में अपना मेकअप कराते हुए वो मन ही मन सोचने लगी, अच्छा हुआ सब काम टाइम से और सही से हो गया। ब्यूटी पार्लर से फ्री होते होते उसे लगभग 11 बज चुके थे। मोहिनी ने कार को आगे पीछे तेज रफ्तार से चलाया। पूरे रास्ते वो अच्छे मूड में दिख रही थी। उस वक्त उसका चेहरा किसी 20-22 साल की लड़की की तरह ग्लो कर रहा था। कम ट्रैफिक वाली नेशनल रोड से गुजरते हुए मोहिनी ने कार का स्टीयरिंग व्हील पकड़ लिया और कार को तेजी से ड्राइव करते हुए मन ही मन मुस्कुराते हुए वो एक गाना गुनगुना रही थी कि तभी पीछे से अचानक एक जर्जर वैन उसकी कार के सामने 30 से 40 मीटर की दूरी पर आकर अचानक से तेज रफ्तार में रुकी, जिसकी वजह से उसने अचानक से अपनी कार की ब्रेक लगा दी। आखिर कौन था उस वैन में? क्या कोई मोहिनी का पीछा कर रहा था? अगर हाँ तो क्यों? जानने के लिए सुनिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मरने की इतनी जल्दी है क्या? जब गाड़ी चलानी नहीं आती तो चलाते क्यों हो? मोहिनी ने गुस्से में कार की खिड़की नीचे की और सामने वाली वैन पर चिल्लाई। अचानक सामने आई वैन से मोहिनी ने इतनी जल्दी और तेज ब्रेक लगाया था कि कुछ पल के लिए उसकी सांसें ही रुक गई थी। अचानक ब्रेक लगने से ब्रेक की लंबी और इतनी तेज आवाज आई कि कुछ पलों के लिए उसके कान बिल्कुल सुन पड़ गए। उसकी कार उस वैन से लगभग टकराने ही वाली थी, जिससे मोहिनी इतना डर गई थी कि उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपनी छाती पकड़ ली और जोर से हाँफने लगी। जहां मोहिनी डरी हुई थी और गुस्से से तिलमिला रही थी, वहीं उस वैन के मालिक ने माफी मांगना तो दूर की बात है, न ही एक शब्द कहा और न ही अपना चेहरा दिखाया। वैन एकदम शांत थी, सिर्फ उसकी हेडलाइट जल बुझ रही थी। वो इतनी ज्यादा गुस्से में थी कि वो ज्यादा सोच भी नहीं पाई और उसने गुस्से में अपनी कार का दरवाजा खोला और कार से बाहर निकलकर सामने मौजूद वैन के दरवाजे को थपथपाते हुए कहा, चलो नीचे उतरो और मुझसे माफी मांगो। जानते हो मैं कौन हूँ? जल्दी बाहर निकलो। जैसे ही मोहिनी ने बोलना बंद किया, उस कार के दोनों दरवाजे एक साथ खुले और कार से 2 आदमी एक साथ निकले। इससे पहले कि मोहिनी कुछ रिएक्ट कर पाती, उसे लगा कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया है।
और उसका सिर ढक दिया गया है। इसके तुरंत बाद उसे सड़क किनारे एक अंधेरी जगह पर खींच लिया गया। मुझे जाने दो, कौन हो तुम लोग? मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों की? हेल्प हेल्प! ये कहते हुए मोहिनी जोर जोर से चिल्लाने लगी। चटाक! अचानक एक जोरदार तमाचा मोहिनी के चेहरे पर पड़ा, जिससे उसका चेहरा लाल हो गया। और जितना चिल्लाती उतने ही जोर से उसे तमाचे पर तमाचे पड़ते जाते। अब मोहिनी ने दूसरी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। जिस चीज ने उसके सिर को ढक रखा था वो एक आदमी का कोट था, जिसमें से तंबाकू और शराब के साथ पसीने की तेज गंध आ रही थी। अपनी नाक से सूंघते हुए उसने अंदाजा लगाया कि वो रोड के किनारे किसी कूड़ेदान के पास है। तभी एक आदमी ने उसके डिजाइनर कपड़ों को गंदे तरीके से खींचकर एक झटके में फाड़ दिया। मोहिनी का मुंह बांध दिया गया था, जिससे चाहकर भी उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंच पाती। उसके साथ इतनी बेरहमी से जबरदस्ती की जा रही थी, जिससे उसका सुंदर चेहरा, डिजाइनर कपड़े, लाखों के गहने और उसका सुडौल सुंदर शरीर बेरहमी से बर्बाद कर दिया जा रहा था। उसका शरीर, जो हमेशा फ्रेश लग्जरी परफ्यूम से महकता रहता था, अब धूल और गंदगी से भरा हुआ नजर आ रहा था। तकरीबन 2 घंटे बाद वो आदमी वैन में चढ़े और जल्दी से वहां से चले गए। उस वक्त अपनी आबरू गवाए मोहिनी आधे घंटे फटे चिथड़े नुमा कपड़ों में ठंडे कंक्रीट के फर्श पर पड़ी हुई थी। उसका पूरा शरीर दर्द दे रहा था और वो करा रही थी। मोहिनी बहुत देर तक उठने में असमर्थ रही। उसने धीरे धीरे उठने की हिम्मत की। जैसे तैसे अपने बंधे हाथों को खोला, अपने सिर पर ढका कोट उतारा और अपना मुंह खोला और बहुत जोर जोर से रोते हुए चीखी। रोते हुए अपनी हालत देखकर अपने शरीर पर हाथ फेरते हुए वो खुद से ही बड़बड़ाने लगी। मेरे डिजाइनर कपड़े, हीरे की अंगूठी, घड़ी, कंगन और एक्सपेंसिव हीरे का हार, बालियां, सब कुछ छीन लिया उन नाली के कीड़ों ने। यहाँ तक कि मेरा मोबाइल और कार की चाबियां भी, कुछ भी नहीं छोड़ा उन दरिंदों ने। खुद से ये रोते हुए बड़बड़ाते हुए उसने आसमान की ओर देखा और जोर जोर से चीखने लगी और अचानक से बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। 1 घंटे बाद, अरे ये तो महाजन एंड सन्स के मालिक मिस्टर ऋषि महाजन की वाइफ मोहिनी महाजन है। इनकी ऐसी हालत, लगता है किसी ने इनके साथ जोर जबरदस्ती की है। हॉस्पिटल के वार्ड में 2 नर्स मोहिनी के पास खड़ी आपस में फुसफुसाकर बात कर रही थी। उनकी आवाज मोहिनी के कानों में पड़ रही थी। उसने धीरे धीरे जैसे ही अपनी आंखें खोली तो देखा कि वो हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई है। उसके शरीर पर कई जगह नाखूनों से खरोचने के निशान थे, जिससे उसे काफी दर्द महसूस हो रहा था। नर्स, प्लीज पुलिस को इंक्वायरी के लिए कॉल लगाइए। डॉक्टर ने मोहिनी की ऐसी हालत देखकर नर्स से पुलिस को फोन लगाने के लिए कहा। डॉक्टर प्लीज पुलिस को फोन मत लगाइए, मोहिनी ने धीमी आवाज में डॉक्टर से कहा। तभी अचानक मिस्टर महाजन भागते हुए उसे देखने के लिए अस्पताल आए। उसे ऐसी हालत में देखकर मिस्टर महाजन का बूढ़ा चेहरा अचानक से काला पड़ गया। मोहिनी, किसने तुम्हारी ऐसी हालत की? मुझे बस उसका नाम बताओ। बोलो मोहिनी, कौन था वो? मिस्टर महाजन ने गुस्से से तिलमिलाकर मोहिनी से पूछा। वो दो आदमी। मिस्टर महाजन को ये बताते हुए मोहिनी को शर्म महसूस हुई और वो अपना मुंह फेर कर रोने लगी। मोहिनी को इस तरह रोते देखकर मिस्टर महाजन का ब्लड प्रेशर बढ़ गया और उन्होंने गुस्से में हांफते हुए चिल्लाकर कहा, कोई पुलिस को बुलाओ और उन 2 दरिंदों को पकड़कर मेरे सामने लाओ। मैं उनकी खाल उधेड़ दूंगा, मार डालूंगा, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए वो भयंकर दहाड़ने लगा। मोहिनी फूट फूट कर रोने लगी और अपना सिर हिलाकर मिस्टर महाजन से मना करते हुए उसने कहा, ऋषि, पुलिस को मत बुलाओ, प्लीज मत बुलाओ पुलिस को। अगर तुमने पुलिस को बुलाया तो बात और ज्यादा बिगड़ जाएगी, सबको पता चल जाएगा ऋषि। मैं किसी को अपना चेहरा तक नहीं दिखा पाऊंगी। दुर्घटना से पहले उसने सिर्फ सुमित के साथ ऐसा किया था। जब उसने माया को जन्म दिया तो उसे डिस्टोसिया की प्रॉब्लम हो गई थी, जिससे उसका यूट्रस खराब हो गया था और तभी से उसे इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो गई थी। इसीलिए उसने कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं किए थे। वो मन ही मन सोचने लगी, अगर पुलिस यहाँ आई तो मेरे टेस्ट करवाए जाएंगे, जिससे उन्हें ये पता चल जाएगा कि मेरे शरीर में 1 से ज्यादा कई मर्द के डीएनए हैं
और ऐसा हुआ तो सब खुलासा हो जाएगा और मिस्टर महाजन को मेरे कैरेक्टर पर शक हो जाएगा। भले ही सुमित के पास अच्छी ऑफिसर पोस्ट है, उसके पास भी बहुत पैसे हैं, लेकिन उसकी टोटल प्रॉपर्टी मिस्टर महाजन की प्रॉपर्टी के सामने 50% भी नहीं है। उसका लवर बने रहना ही ठीक है। पति तो मिस्टर महाजन ही सही है। मोहिनी मिस्टर महाजन की अमीर पत्नी का जीवन जीने की आदी थी और इसीलिए वो उनसे किसी भी कीमत पर तलाक नहीं लेना चाहती थी। इसलिए उसने पुलिस को बुलाने से साफ मना कर दिया और अपना ईगो और गुस्सा साइड रखकर वो बस मिस्टर महाजन के सीने से लगकर रोने लगी। पर वहीं मिस्टर महाजन गुस्से से अपने दांतों को पीसते हुए वार्ड में तेज तेज कदमों के साथ सोचते हुए घूम रहे थे। अचानक चलते चलते वो रुके और उन्होंने मोहिनी से पूछा, तुम्हें क्या लगता है ये किसने किया होगा? मोहिनी ने लाल और सूजी हुई आंखों के साथ अपना सिर हिलाते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं पता है ऋषि। कहीं ये ऋषभ तो नहीं? याद है मैंने तुम्हें बताया था कि किस तरह वो गुस्से में कंपनी में आया था और मुझे वार्निंग देते हुए गया था। मिस्टर महाजन ने मोहिनी से कहा। मोहिनी ने रोते हुए मिस्टर महाजन से कहा, मैंने कहा ना, मुझे सच में कुछ भी नहीं पता ऋषि। उन 2 आदमियों ने मेरी सारी ज्वेलरी, मेरा फोन, मेरी कार की चाबी सब कुछ छीन लिया। उन्होंने मेरा मुंह आंख सब ढक दिया था, मेरे हाथ बांध दिए थे। मुझे कैसे कुछ पता होगा? मिस्टर महाजन से ये कहते हुए उसने अचानक रोना बंद कर दिया और उसकी ओर देखते हुए कहा, तुमने ऐसा क्यों कहा? अगर वो ऋषभ होता तो वो हमें पहले से वार्न करने नहीं आता। इतना तो मैं जानती हूँ कि वो ऐसी गिरी हुई हरकत कभी नहीं करेगा। मिस्टर महाजन से ये कहते हुए वो कुछ पल के लिए रुकी और मन ही मन सोचने लगी, ऐसा तो नहीं कि ऋषभ ने किसी और को ऐसा करने के लिए कहा हो, या फिर कहीं सुमित की पत्नी ने तो ये सोचते हुए मोहिनी की आंखें अचानक काली हो गई। वो अपने आप से मन ही मन कसम खाती है कि जिसने भी मेरे साथ ये करवाया है मैं उसका पता लगाकर ही चैन की सांस लूंगी। वहीं दूसरी तरफ यहाँ ऋषभ अपने घर में बेड पर लेटा हुआ सोच में पड़ा था कि तभी उसी समय उसके सेल फोन पर एक मैसेज का नोटिफिकेशन आया। जैसे ही उसने फोन उठाया, उसे चालू किया तो उसने देखा कि ये उसके असिस्टेंट राज का मैसेज था, जिसमें कहा गया था कि सर, सब कुछ प्लान के मुताबिक बहुत स्मार्टली किया जा चुका है। मैसेज पढ़कर ऋषभ की आंखें थोड़ी सिकुड़ गई। उसने मैसेज का रिप्लाई बैक करते हुए उसमें लिखा, ठीक है। अगले ही पल मैसेज को डिलीट करते हुए उसने अपने फोन को बेड साइड टेबल पर रख दिया और वो फिर से लेट गया। अपने बगल में सो रही जानवी को उसने अपनी बाहों में ले लिया और प्यार भरी नजरों से उसकी आंखों में देखने लगा। उसकी आंखें पानी की तरह कोमल थी। उसके चमकीले और नाजुक चेहरे से उसकी मासूमियत अलग ही झलक रही थी। उसकी नजरें धीरे धीरे उसकी ठुड्डी, होठों और आंखों पर चली गई। आखिर में उसने अपना सिर नीचे किया, उसके माथे पर हल्के से किस किया और किस करते हुए सोती हुई जानवी से मन ही मन कहा, जानवी, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है। जो भी तुम्हें तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करेगा, ऋषभ मल्होत्रा उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। अगले दिन सुबह जानवी ने एंशिएंट सिल्क पेंटिंग के रेस्टोरेशन का काम कंप्लीट किया और उसके तुरंत बाद श्रुति को कॉल लगाया और कहा, मैंने पेंटिंग पूरी तरह अच्छे से रिन्यू कर लिया है श्रुति, क्या तुम किसी को इसे लेने के लिए भेज सकती हो? और हाँ, उसके थ्रू इसे डायरेक्ट म्यूजियम में भेजने के लिए कह देना, ताकि आज ही इसे डिस्प्ले में लगा दिया जाए और मैं जब म्यूजियम जाऊंगी तो अपनी सभी रिस्टोर्ड पेंटिंग्स को एक साथ देख पाऊंगी। श्रुति से ये कहते हुए जानवी कुछ पल रुकते हुए अलग ही फीलिंग्स के साथ मुस्कुराते हुए फिर से श्रुति से बोली, यू नो व्हाट श्रुति, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि इन फ्यूचर जब मेरे बच्चे होंगे और जब वो मेरी इन पेंटिंग्स को देखेंगे तो उन्हें भी बहुत खुशी होगी ना श्रुति, कि ये पेंटिंग्स को उनकी माँ ने रिस्टोर किया था। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इतनी ब्यूटीफुल और मल्टी टैलेंटेड माँ पर किस बच्चे को प्राउड फील नहीं होगा। अच्छा जानवी, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, मुझे किसी इंपॉर्टेंट काम से बाहर जाना है। जानवी से ये कहते हुए श्रुति ने कॉल काट दिया। यहाँ जानवी बच्चे के बारे में सोचते हुए अपने पेट को देखकर मन ही मन सोचने लगी, मैं कुछ समय से प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। खैर, मुझे इस तरह की जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए। अभी तो मुझे प्रोफेसर बालकृष्ण से और भी कई तरह की एंशिएंट पेंटिंग्स को रिस्टोर करना सीखना है और इसमें मुझे टाइम और हार्ड वर्क दोनों ही ज्यादा लगेगा। मुझे मोहित सर से भी रेजिग्नेशन के बारे में बात कर लेना चाहिए।
ये सोचते हुए जानवी ने मोहित को कॉल किया और कहा, मोहित सर, एक्चुअली मैंने आपको थैंक्स कहने के लिए कॉल किया था। आपने इतने समय तक मेरी देखभाल की। आप एक अच्छे डॉक्टर ही नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान भी हैं। और मुझे देखिए, मैं कितनी सेल्फिश हूँ, मैंने आपको अच्छे से एक थैंक यू भी नहीं कहा। अगर आप फ्री हो तो आज रात मैं आपको डिनर के लिए इनवाइट करना चाहती हूँ। ओके देन, एट 8 o'clock आरबी कैफे। मोहित ने एक्साइटेड होकर जानवी से कहा। मोहित से ये कहते हुए जानवी ने कॉल काट दिया। या मोहित जानवी से उसे डिनर के लिए इनवाइट करने से मन ही मन इतना ज्यादा खुश था कि वो फोन रखते ही खुद से बड़बड़ाने लगा। मुझे भी शेविंग करनी है और कपड़े कौन से पहनकर जाऊंगा मैं। चल अच्छा मोहित, जल्दी से अपने सभी काम निपटा ले। जानवी से मिलने के लिए लेट बिल्कुल भी नहीं होना है तुझे। क्या मोहित आज रात इस सच को जान पाएगा कि जानवी शादीशुदा है और ऋषभ ही उसका पति है? क्या मिस्टर महाजन मोहिनी को बिना बताए उसे जस्टिस दिलाने के लिए कोई एक्शन लेगा? क्या होगा इस कहानी में आगे जानने के लिए सुनिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। हेलो मिस जानवी, कैसी हैं आप? इट्स लॉन्ग टाइम टू सी यू। दिल्ली के मशहूर कैफे दिल्ली हाइट्स के अंदर एक साइड टेबल पर बैठे मोहित ने अपने सामने बैठी जानवी से हाथ मिलाते हुए कहा, आई एम गुड, आप बताइए आप कैसे हैं सर? वैसे सच में काफी दिनों बाद आपसे मिलना हुआ। जानवी ने मोहित से कहा, हाँ भाई, अब तो आपका उठना बैठना बड़े बड़े नामी लोगों के साथ हो गया है, तो अब आपके पास हमारे लिए समय कहाँ से होगा? मोहित ने थोड़ा मजाक में टॉन्ट मारते हुए जानवी से कहा। जानवी उससे कह पाती कि तभी मोहित ने फिर से जानवी से कहा, बातें तो होती रहेंगी, फिलहाल कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर दें, आई एम सो हंग्री। जानवी से ये कहते हुए मोहित ने वेटर को आवाज लगाते हुए बुलाया, 1 थाई करी विद राइस, 1 मंचूरियन सिजलर एंड एट लास्ट 2 कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम। मोहित ने वेटर को ऑर्डर देते हुए कहा, सर हाउ यू नो मुझे खाने में थाई करी पसंद है? जानवी ने थोड़ा चौंकते हुए मोहित से कहा, मिस जानवी, कभी कभी दोस्तों की पसंद नापसंद पता होना भी जरूरी होता है, वो भी तब जब बात खाने की हो। मोहित ने जानवी से कहा। कुछ ही देर में वेटर ऑर्डर लेकर आ गया। जानवी मोहित और अपनी प्लेट्स में खाना सर्व कर दिया। मोहित को ये देखकर अच्छा लगता है और वो हल्की सी मुस्कान के साथ जानवी को देख रहा होता है। खाना सर्व होते ही मोहित खाना स्टार्ट कर देता है, पर जानवी अपनी प्लेट में स्पून को हिलाते हुए इस कश्मकश में थी कि वो मोहित से रिजाइन देने की बात कैसे करे। उसने थोड़ा झिझकते हुए मोहित से कहा, मोहित सर, वो एक्चुअली मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग। एक्चुअली सर, मैं रिजाइन देना चाहती हूँ। मोहित ये सुनकर अचानक खाते खाते रुक गया। उसकी आंखें एक पल के लिए खुली रह गई। उसने चौंकते हुए जानवी से पूछा, क्या मेरी वजह से? मोहित की बात सुनकर जानवी थोड़ा शॉक्ड हो गई। मोहित का जवाब उसकी उम्मीद से परे था। उसने थोड़ा शॉक्ड होकर मोहित से कहा, सर प्लीज ऐसा कुछ नहीं है। देखो जानवी, लास्ट टाइम सुमित्रा आंटी ने मुझसे तुम्हारा ध्यान रखने के लिए कहा था। आई नोटिस दैट तुम मेरे साथ ज्यादा कंफर्टेबल नहीं थी और इसीलिए मैं खुद तुमसे एक डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। कहीं यही रीजन तो नहीं तुम्हारा कलाकार स्टोर से रिजाइन देने का? मोहित ने जानवी से कहा। मोहित की बात सुनकर जानवी ने मुस्कुराकर मोहित से कहा, सर मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि आप ऐसा भी सोच सकते हैं। देखिए सर, पहली बात तो ये कि मेरा रिजाइन देने का ये रीजन बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सर बात एक्चुअली ये है कि मैं अब थोड़ा हाई लेवल का रिस्टोरेशन वर्क सीखना चाहती हूँ, इसीलिए मैं अब एंशिएंट सिरेमिक्स रिस्टोरेशन का काम सीखना चाहती हूँ। पर सर आप टेंशन मत लीजिए, मैं 1 महीने और आपके लिए बिना सैलरी के काम करने के लिए तैयार हूँ। इस तरह स्टोर में काम भी नहीं रुकेगा और तब तक आप किसी को ढूंढ भी लेंगे। जानवी की बात सुनकर मोहित ने राहत की सांस ली और फिर धीरे धीरे खाना स्टार्ट कर दिया। वो जानवी को किसी भी हालत में स्टोर से कहीं ना कहीं खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता था। दोनों चुपचाप खाने में बिजी हो गए। कुछ समय बाद मोहित ने उससे बस इतना कहा, जानवी अगर आप कुछ नया सीखना चाहती हैं तो आप बिल्कुल सीखिए एंड आई अप्रिशिएट इट, पर कलाकार स्टोर में आपकी पोस्ट
सिर्फ आपके लिए ही हमेशा ही रिजर्व रहेगी। अगर आपके पास कुछ नया काम है तो आप बेशक उसे कर सकती हैं, बट इफ यू डोंट माइंड, मैं आपको एक काउंटर ऑफर देना चाहता हूँ। क्या हम 70 और 30% की पार्टनरशिप पर काम कर सकते हैं? मोहित की बात सुनकर जानवी थोड़ा कंफ्यूज हो गई, लेकिन ध्यान से सोचने पर मोहित ने जो कहा वो उसे समझ में आया। जानवी ने इसके बारे में कुछ देर सोचा और फिर मोहित से कहा, सर ये बहुत ज्यादा नहीं है, पर स्टोर में आपको बहुत से एक्सपेंसेस लगते हैं, क्या आपने इसके बारे में नहीं सोचा? अगर मैं स्टोर की पूरी जिम्मेदारी भी संभालती तो भी मैं आपसे 50-50 की ही पार्टनरशिप करती। मोहित ने मुस्कुराते हुए जानवी से कहा, आप जैसा एक अच्छा और ऑनेस्ट रीस्टोरर ढूंढना बहुत मुश्किल है जानवी। अगर आप बेसिक सैलरी नहीं चाहते तो आप ये ऑफर एक्सेप्ट कर सकती हैं। जानवी थोड़ा एम्बैरस हुई और उसने मोहित से कहा, पर मोहित सर ये बहुत ज्यादा है, मैं इतना एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ये बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। पिछली बार आपने पेंटिंग की एस्टिमेट वैल्यू बताने में हेल्प की थी, आपने हमारे स्टोर को लाखों का नुकसान होने से बचाया, तो मुझे भी तो आपको रिटर्न में कुछ देना चाहिए ना, मोहित ने जानवी से कहा। जानवी उसे रोक नहीं सकी, इसलिए वो मान गई। खाने के दौरान जानवी के फोन की घंटी बजी। जानवी ने कॉलर आईडी पर नजर डाली तो ये ऋषभ का कॉल था। इस डर से कि वो ये जानकर गुस्सा और जेलस होगा कि उसने मोहित को डिनर के लिए इनवाइट किया था, उसने मोहित से मुस्कुराते हुए कहा, एक्सक्यूज मी सर, सॉरी, मैं ये कॉल लेकर आती हूँ। मोहित ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, या श्योर। जानवी ने फोन रिसीव किया और गेट के बाहर चली गई। कॉल कनेक्ट होने के बाद ऋषभ ने बिना किसी इमोशन के जानवी से पूछा, क्या अभी तक तुम्हारा डिनर नहीं हुआ? जानवी ने अपनी कलाई उठाई और अपनी घड़ी की ओर देखा और कहा, ऋषभ, मुझे कैफे आए अभी सिर्फ 20 मिनट ही हुए, मैंने ऑर्डर किया और जस्ट अभी खाना स्टार्ट ही किया। सॉरी, पर रेस्टोरेंट में कुछ समय तो लगता ही है ना मिस्टर, मैं इतने कम समय में यहाँ से कैसे फ्री हो सकती हूँ ऋषभ। ऋषभ को पता था कि वो गलत है, इसलिए उसने बात को बदल दिया और जानवी से कहा, क्या तुमने उसे अपने रिजाइन देने के बारे में बताया? हाँ, मोहित सर ने कहा कि स्टोर में मेरी पोस्ट मेरे लिए हमेशा रिजर्व रहेगी, जब भी कोई काम होगा तो मैं उसे करूं और वो उसका प्रॉफिट 50-50 कर देंगे। जानवी ने ऋषभ से फोन पर कहा। जानवी की बातें सुनकर ऋषभ की आंखें ठंडी हो गईं। उसने जानवी से कहा, अगर तुम रिजाइन दे सकती हो तो जितनी जल्दी पॉसिबल हो रिजाइन दे ही दो, मुझे उस मोहित के तुम्हें लेकर उसके इरादे कुछ सही नहीं लगते। जानवी को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऋषभ की इस बात पर कैसे रिएक्ट करे। उसने थोड़ा सीरियस आवाज में ऋषभ से कहा, ऋषभ, तुम आजकल कुछ ज्यादा ही नहीं सोचने लगे हो? ऋषभ ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई और जानवी से कहा, क्या गलत कहा मैंने? और वैसे भी तुम मेरी पत्नी हो, दूर तक तो सोचना ही पड़ेगा ना। तुम मुझे यहाँ नहीं जाने देते, तुम मुझे वहां नहीं जाने देते, ये मत करो, उससे मत मिलो, यहाँ तक कि एक बिजनेस टूर पर भी। ऋषभ, आजकल तुम मुझे बहुत ज्यादा ही कंट्रोल करने लगे हो। तुम्हारे इस तरह बिहेवियर से मेरा दम घुटने लगता है ऋषभ। मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, मेरा करियर अभी पीक पर है, लोगों से मिलना जुलना बातें करना इट्स अ पार्ट ऑफ माई वर्क ऋषभ। मैं पहले की तरह हर दिन हर पल तुम्हारे आसपास नहीं रह सकती ऋषभ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जानवी ने थोड़ा गुस्से में ऋषभ से फोन पर कहा। ऋषभ चुपचाप जानवी की बातें सुन रहा था। कुछ पल रुकते हुए वो हल्के से मुस्कुराया और उसने जानवी से कहा, मैं बहुत ओपन माइंडेड हूँ जानवी, मैंने तुम्हें प्रोफेसर बालकृष्ण से ट्रेनिंग लेने के लिए नहीं रोका, क्योंकि उनकी उम्र तकरीबन 80 साल है। ऋषभ की ये बात सुनकर जानवी खुद हंसने से नहीं रुक सकी। उसने हंसते हुए ऋषभ से कहा, ठीक है बाबा, तुम जो कुछ कहो वो सब सही है। मैंने अपनी रात की एक ऑफिशियल डिनर पार्टी पोस्टपोन कर दी है और मैं थोड़ी देर में तुम्हें पिक करने वहां पहुंच रहा हूँ, तुम जल्दी से खाना खाकर फ्री हो जाओ, ऋषभ ने जानवी से कहा। जानवी ने भुनभुनाते हुए फोन काट दिया और कैफे के अंदर वापस चली गई और जाकर उसने मोहित के साथ डिनर करना कंटिन्यू कर दिया। जानवी डिनर कर ही रही थी कि ऋषभ का ऑनलाइन एक चैट मैसेज आया। उसने एक शब्द भी कहे बिना जानवी को सिर्फ एक प्यार भरी स्माइली भेजी। ऋषभ ने इससे पहले कभी चैटिंग के थ्रू जानवी से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की थी। जब उसे जानवी से कुछ कहना या बताना होता था तो वो हमेशा सीधे उसे कॉल ही करता था। जानवी ने मैसेज को देखा लेकिन जवाब नहीं दिया। उसने मन ही मन सोचा, मुझे पहले की तरह ऋषभ की बहुत आदत होती जा रही है, अगर मैं इसी तरह से ऋषभ की आदत डालती रही तो आगे चलकर फिर से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है।
ये सोचते हुए उसने ऋषभ के प्रति थोड़ा सख्त होने का फैसला किया और मन ही मन कहा, यही सही है, मुझे उसकी और उसे मेरी बहुत ज्यादा आदत नहीं होनी चाहिए। मोहित के साथ खाना खाने के बाद जानवी ने वेटर को बुलाकर बिल पे किया और अपना बैग हाथ में लेकर खड़ी हो गई। दोनों एक के बाद एक नीचे उतरे और कैफे के गेट के बाहर निकल गए। मोहित की नजरें जानवी पर टिकी थी। उसने जानवी से पूछा, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपको आपके घर तक ड्रॉप कर दूं? जानवी ने हल्के से मुस्कुराते हुए मोहित से कहा, थैंक यू सर, बट कोई मुझे लेने के लिए आ रहा है। मोहित ने उसकी ओर देखा। वो जानवी से कुछ बोलने में हेजिटेट हो रहा था। जानवी ने उसकी तरफ देखा और पूछा, मोहित सर, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? मोहित ने अपनी आंखें थोड़ी इधर उधर फेर ली और झिझकते हुए जानवी से कहा, ना नहीं तो कोई बात नहीं। ओके देन, बाय सर, गुड नाइट। जानवी ने मुस्कुराते हुए मोहित से कहा, बाय, गुड नाइट। मोहित ने दबी हुई आवाज में जानवी को बाय तो कह दिया, लेकिन उसकी आंखें जानवी से हट ही नहीं रही थी। उसकी जानवी को छोड़कर वापस जाने की इच्छा नहीं हो रही थी। भले ही जानवी होशियार थी, लेकिन फीलिंग्स और इमोशंस के मामले में थोड़ी नादान थी। वो ये दिखावा नहीं करना चाहती थी कि उसे ये पता है कि मोहित उसे पसंद करता है। वो बस मुड़कर जाने वाली थी कि तभी अचानक से रोड के किनारे एक ब्लैक लग्जरी कार आकर खड़ी हो गई और कार का दरवाजा ओपन हुआ। एक टॉल एंड हैंडसम आदमी कार से नीचे उतरा। लंबे पैरों और बड़े कदमों के साथ वो सीधे जानवी की ओर चला। जैसे ही जानवी बोलने वाली थी, ऋषभ ने अपना हाथ उठाया और जानवी के कंधे पर रखते हुए तिरछी नजरों से मोहित की तरफ देखा और कहा, थैंक यू सो मच मोहित, फॉर योर काइंडनेस एंड ऑल्सो फॉर माई वाइफ्स एप्रिसिएशन, बट सॉरी, हमें इसकी जरूरत नहीं है। जानवी ने अपने हाथ से उसके कपड़ों को हल्के से खींचा और उसे कुछ भी ना कहने का इशारा किया। जब मोहित ने ऋषभ के मुंह से वाइफ शब्द सुना तो उसकी तो आंखें फटी की फटी रह गई। मोहित ने चौंकते हुए थोड़ी उदासी भरी नजरों से जानवी की ओर देखा। जानवी को उम्मीद नहीं थी कि ऋषभ अचानक ऐसा कुछ बोलेंगे। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बात का अनाउंसमेंट कर रहे हो। जानवी तब मन ही मन सोचने लगी, मुझे लगता है कि मैंने गलत किया। मुझे बहुत पहले ही मोहित को सब सच बता देना चाहिए था। अब जब सच रिवील हो गया है तो अब इसे छिपाने का कोई मतलब नहीं है। जानवी ने मोहित से माफी मांगते हुए हल्के से मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, मैं और मेरे पति पहले तलाक लेने जा रहे थे, लेकिन मुझे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा बात करना बताना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने आपसे सिर्फ इतना ही कहा कि ऋषभ मेरा रिलेटिव है। मोहित ने अपने चेहरे पर झूठी हंसी दिखाते हुए जानवी से पूछा, ओके, फिर तुम दोनों अब एक साथ ही रह रहे हो? जानवी कुछ बोल पाती कि ऋषभ ने उसके रिप्लाई का वेट किए बिना उसने जानवी को अपनी बाहों में जकड़ लिया और मोहित की तरफ देखकर कहा, हाँ बिल्कुल, हम साथ में ही रहते हैं और हम दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच अच्छे संबंध है। मोहित ने हल्का सा मुस्कुराते हुए जानवी से कहा, बाय मिस जानवी। जानवी से ये कहते हुए वो अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गया। यहाँ जानवी भी ऋषभ के साथ कार में बैठ गई। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। जानवी बिना किसी एक्सप्रेशन के चुपचाप कार में बैठी रही। ऋषभ ने उसके कंधे पर रखने के लिए अपना हाथ उठाया और उसके चेहरे को देखते हुए उसने जानबूझकर जानवी से पूछा, तुम अपसेट क्यों हो? जानवी नहीं हंस सकती थी, नहीं रो सकती थी। उसने बिना किसी इमोशन के ऋषभ से कहा, मैं अपसेट नहीं हूँ। तो फिर ऐसे मुंह क्यों लटका हुआ है तुम्हारा? हंसो बेबी, ऋषभ ने जानवी से कहा। जानवी ने चेहरे पर झूठी मुस्कान लेकर ऋषभ की तरफ देखा। उसकी मुस्कुराहट देखकर ऋषभ ने चुपचाप राहत की सांस ली और उससे कहा, प्रोफेसर बालकृष्ण के सामने ये मत कहना कि तुम मैरिड हो और मेरा नाम भी मत लेना। जानवी को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने चौंकते हुए ऋषभ से पूछा, पर क्यों? तुमने तो हर किसी को अनाउंसमेंट कर करके अपनी शादी के बारे में बताया ना, तो फिर प्रोफेसर बालकृष्ण से क्यों नहीं? उनसे क्यों छुपाना? इसके बारे में अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, आने वाले समय में तुम्हें खुद सब पता चल जाएगा, ऋषभ ने जानवी से कहा। आखिर ऐसी क्या बात थी जो ऋषभ जानवी को भी नहीं बताना चाहता था? कहीं प्रोफेसर बालकृष्ण को पर्सनली ऋषभ जानता तो नहीं था? इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी के आने वाले एपिसोड।